नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने फाइनल ईयर की तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के हमारे बीए फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे हैं और अगला जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, जिसका कोड हमारा A338 रहने वाला है। और दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पहली और दूसरी यूनिट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लिया था और आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया आप जो है 3 और 4 यूनिट की वीडियो भी लेकर आइए। तो भाई हाजिर है आपका भाई कहे अनुसार 3 और 4 यूनिट के बेहतरीन सी वीडियो के साथ में। और आप सभी की एक कमेंट और थी कि भाई आप हमें कुछ ऐसा कंटेंट बनाकर दीजिए, कुछ ऐसी क्लास बनाकर दीजिए जिससे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और पूरा का पूरा पेपर हमारा वहीं से आए। ठीक है, तो भाई आप सभी के लिए आज शाम में लेकर आने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस की मास्टर वीडियो, जिसके अंतर्गत मैंने पूरे के पूरे मॉडल का स्वयं अध्ययन किया है और वहाँ से बनने वाले जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। तो भाई वो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पूरा का पूरा पेपर आपका विश्वास रखना वहीं से आपको मिलने वाला है। ठीक है, और आपकी ये कमेंट भी थी कि भाई हमारे पास मॉडल नहीं है तो आप हमें यूनिट वाइज भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप सभी हमारे छोटे भाई बहन हो, लेकिन आप क्या करते हो, आप हमारा ध्यान नहीं रखते हो। आप हमारी वीडियो तो देख लेते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। भाई जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है भाई, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है फ्री और जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आप सभी जो है वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी तमाम मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको जो है इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है और टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आज की क्लास रहने वाली है। पहली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है आप जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई। ठीक है, और अगर आप संपूर्ण तरीके से बीए की तैयारी करना चाहते हैं, लगभग मैं आपको 4 से 5 सालों से पीछे पढ़ा रहा हूँ और जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा पेपर में नहीं आता है, सारा का सारा पेपर हमारे पढ़ाए हुए में से आता है भाई। तो ये महसूस आप तब करेंगे जब आप हमारी क्लासेस को पूरा देख लेंगे। ठीक है, पहली 2 यूनिट मैंने कर दी है, 3 और 4 आज कर लेंगे। तो आपको दोनों वीडियोज को अच्छे से देखना है, एक बार नॉर्मल देखना है और एक बार आपको डबल स्पीड में देखना है। ठीक है, और बाकी जो हमारी मास्टर वीडियो होगी उसको आपको बेहतरीन तरीके से देखना है क्योंकि सारा का सारा कंटेंट में दम मैंने उसमें बहुत ज़्यादा लगाया है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ठीक है भाई, मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक तथा वास्तविक रूप पाया जाता है। तो ब्रिटेन में पाया जाता है और जापान में भी पाया जाता है और भारत में भी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, इन सभी में। और भाई अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो इसी वीडियो के बाद में कमेंट करना है और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है वो भी बताना है और कहाँ कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमारे जो प्यारे भाई हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। और अगर आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप जो है इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे बढ़ जाते हैं। किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। भाई क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि जो पहली क्लास थी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, आज वाली जो हमारी क्लास है इसमें इतने क्वेश्चन नहीं है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है। किस देश की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है? तो राइट आंसर होगा भाई ब्रिटेन में। कहाँ पे होती है? ब्रिटेन में होती है, ऑप्शन नंबर बी। किस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अपने देश भारत में पाया जाता है। राज्य के प्रशासनिक यंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? देखिए भाई, जो राज्य का हमारा प्रशासनिक यंत्र होता है उसका निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण कौन करता है? मुख्य कार्यपालिका, जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। तो राइट आंसर होगा भाई बी वाला। ठीक है भाई, राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए भाई, जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके जो टॉप पर हमारा एक संस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य कार्यपालिका, जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है भाई, सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है भाई। ठीक है, संसदात्मक शासन में शासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है? देखिए, संसदात्मक शासन में जो शासन का वास्तविक प्रधान होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, राइट आंसर होगा सी। मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। यह बात किसने कही है? मार्शल ई डिमाक ने। किसने कही है? मार्शल ई डिमाक ने। ठीक है भाई, और अगर आप अच्छा सा स्कोर करना चाहते हैं तो जहाँ से आपने पढ़ा है आपको वो भी पढ़ना है और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भाई ये भी पढ़ लेना है। ठीक है भाई, तो निश्चित ही आपका जो है इतना सफिशियंट है, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। जब सत्ता नेता के व्यक्तित्व पर आधारित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब भी हमारी सत्ता नेता के
व्यक्तित्व पर आधारित हो जाती है, इसको हम कहते हैं चमत्कारी। क्या कहते हैं? चमत्कारी सत्ता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होने के नाते महान्यायवादी नहीं करता? तो महान्यायवादी का कार्य कौन सा नहीं है, आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो ये क्या करता है भाई? लोकसभा में महत्वपूर्ण विधिक मामलों पर मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, ये पावर इसको नहीं होती है। किसको नहीं होती है भाई? महान्यायवादी को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। संसद शक्ति के प्रत्यायोजन के विरोध का मुख्य गढ़ है, जिसकी आवश्यकता भारतीय प्रशासन की सबसे बुरी खामी है। यह बात किसने कही है? एपलवी प्रतिवेदन के अनुसार यह बात कही गई है भाई। ठीक है, मेरा जो है उचित यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ। तो भाई क्लास को जो है पूरा देखना है भाई। ठीक है, वैसे भी तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो, तो 20-25 मिनट अगर आप पढ़ ही लेंगे तो भाई क्या ही बिगड़ जाएगा। ओके, और सारा का सारा कंटेंट एकदम बेहतरीन है, तो भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ, तो बिल्कुल पूरी देखना है वीडियो को। अध्यासात्मक शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी होता है। देखिए यहाँ पर मुख्य कार्यकारी कौन होता है? अध्यासात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के संबंधों का वर्णन आपको करना है। देखिए, प्रत्यक्ष इकहरे संबंध किसने दिए हैं? प्रत्यक्ष समूह संबंध किसने दिए हैं? और आड़े टेढ़े संबंध, ये सभी किसने दिए हैं? ग्रेक्यूनस ने दिए हैं भाई। ठीक है, संसदात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण क्या है? संसदात्मक कार्यपालिका का मुख्य गुण आपसे पूछा है, तो उत्तरदायित्व होता है भाई। ठीक है, मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य क्या है? मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य है समन्वय करना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण। मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य क्या है? राजनीतिक कार्य पूछा है चीफ एग्जीक्यूटिव का, तो राइट आंसर होगा जनमत निर्माण। क्या होगा भाई? जनमत निर्माण। आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा नहीं है? उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं है, इसमें पूछा है भाई। तो मंत्री भी होता है, राज्य भी होता है, और हमारा प्रधानमंत्री भी होता है। तो कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा नहीं होता? मंत्रिमंडल सचिव नहीं होता। तो राइट आंसर होगा भाई सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका का मुख्य प्रयुक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा भाई, देखिए भाई 1, 2 और 5, यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय किया जाता है, प्रशासनिक सुधार किया जाता है, और भाई भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 5। अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता कौन देता है भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता देने वाला निकाय होता है ब्यूरो ऑफ द बजट। कौन सा है? ब्यूरो ऑफ द बजट। ठीक है भाई, तो भाई कैसी लगी वीडियो बताएंगे कमेंट में। ठीक है, वीडियो के बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र, जिसको हम रिट बोलते हैं, भारतीय संविधान में विशेष रूप से निर्दिष्टित नहीं है? तो पूछा है कि भाई कौन सी ऐसी रिट है जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, मैं आपको रिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रिट होती है हमारी 5 प्रकार की, और इनको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है भाई। और राइट आंसर आपसे पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि भाई कौन सी संविधान में नहीं है, तो निषेधाज्ञा हमारे संविधान में कोई उल्लेखित नहीं है, तो राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। स्टाफ एवं लाइन शब्दों को कहाँ से ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर होगा सैनिक प्रशासन। और भाई वीडियो के कमेंट में आपको ये भी बताना है कि आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमारे साथ कहाँ कहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है, यानी कि स्टाफ आदेश देता है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर होगा यही वाला। ठीक है भाई, स्टाफ सदा पृष्ठभूमि में रहता है, बिल्कुल रहता है। स्टाफ के कार्य साधन है, बिल्कुल है। स्टाफ संस्थागत है, बिल्कुल है भाई, तो राइट आंसर होगा भाई बी वाला, जो नहीं है। प्रशासनिक कृत्यों पर न्यायिक नियंत्रण इस सिद्धांत से उत्पन्न होता है। किस सिद्धांत से होता है? किस पर भाई? प्रशासनिक कृत्यों पर न्यायिक नियंत्रण। ठीक है, तो राइट आंसर होगा भाई विधि के शासन के द्वारा। ठीक है, विधि का शासन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधि सर्वोपरि है भाई। किसका शाब्दिक अर्थ छड़ी होता है? देखिए, स्टाफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो छड़ी होता है मेरे भाई। नीति आयोग का उदाहरण क्या है? देखिए, नीति आयोग का उदाहरण है स्टाफ। और आपको कमेंट में एक क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? सबसे भाई मैं जो है इस क्वेश्चन का आंसर चाहूँगा, तो भाई वेट करूँगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को पॉज करिए, और आप जो है नीति आयोग की स्थापना कमेंट में जरूर बताइए भाई। ठीक है, परामर्शदात्री अभिकरण है। परामर्शदात्री अभिकरण क्या है मेरे भाई? स्टाफ है। क्या है? स्टाफ। भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा सूत्र के अंतर को खोजने में किसको बड़ी असुविधा हुई है? तो किसको हुई है? पाल एच एचलबी को, ऑप्शन नंबर बी, डी। सूत्र अभिकरण का उदाहरण कौन सा है? सूत्र अभिकरण क्या होता है? विभाग होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई।
निम्नलिखित में कौन सा स्टाफ अभिकरण नहीं है? स्टाफ अभिकरण कौन सा नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यालय का एक प्रकार का स्टाफ है, योजना आयोग भी एक प्रकार का स्टाफ है, और संघ लोक सेवा आयोग क्या है, एक प्रकार का स्टाफ है। ठीक है, तो रेल मंत्रालय क्या है, हमारा स्टाफ नहीं है, तो राइट आंसर होगा भाई सी वाला, यानी कि रेल मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अभिकरण नहीं है? कौन सा सूत्र अभिकरण नहीं है? लोक निगम है, स्वतंत्र नियामक आयोग और विभाग। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है हमारा, जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एक अभिकरण नहीं है। तकनीकी स्टाफ का उदाहरण क्या है? देखिए, तकनीकी स्टाफ डॉक्टर है और इंजीनियर भी होता है और वकील भी होता है, तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला, यानी कि ये सभी। और आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि भाई अगर आपको ऑप्शन में ये सभी मिले, ये दोनों मिले, इन सभी में मिले, तो आपको यही टिक करना है भाई। ठीक है, स्टाफ का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? परामर्श देना होता है, योजना बनाने में सहायता करते हैं स्टाफ के लोग, और तथ्यवेक्षण भी करते हैं, तो राइट आंसर होगा भाई कार्यों को करना। स्टाफ के कार्य नहीं है भाई। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? स्टाफ इकाई है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है भाई? एक स्टाफ इकाई है, तो राइट आंसर होगा ए। स्टाफ एजेंसियों के काम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए, स्टाफ स्टाफ का काम कौन सा नहीं होता? देखिए, योजना बनाना भी होता है, पीछे बताया था, सलाह देना भी होता है और परामर्श देना भी होता है, तो लक्ष्य प्राप्ति करना ये स्टाफ का काम नहीं होता। भारत में विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो कार्यपालिका के पास है भाई। ठीक है, किसी भी संस्था को बना सकती है, किसी भी संगठन को बना सकती है या उसको समाप्त कर सकती है, कौन? कार्यपालिका। ठीक है, पर निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का लक्षण नहीं है? नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं होता? जनता के प्रति उत्तरदायित्व, तो राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का पद सृजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले लोकायुक्त जो पद सृजित किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर अंकुश लगाने की बड़ी संभावना निम्नलिखित उपायों से देखी है, तो किस किस के द्वारा? भैया अनुबंधता के द्वारा, बिल्कुल, शक्ति पृथक्करण के द्वारा, और भाई प्रतिनिधित्व के द्वारा। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। रोबन्स द्वारा निगमों के कितने प्रकार बताए गए हैं? निगमों के रोबन्स ने बताए हैं 7 प्रकार। भारत में रेल क्या है? एक विभागीय उपक्रम है। क्या है भाई? विभागीय उपक्रम है भारत में रेल। रक्षा विभाग के निर्माण का आधार क्या है? देखिए, रक्षा विभाग का जो निर्माण होता है वो उद्देश्य के आधार पर होता है, तो राइट आंसर होगा ए। न्याय विभाग के निर्माण का आधार, देखिए, रक्षा विभाग का पूछा तो उद्देश्य है, और न्याय का क्या है? प्रक्रिया। न्याय क्या है? प्रक्रिया। और इस्पात का क्या है? इस्पात का भी प्रक्रिया है, तो राइट आंसर होगा भाई बी वाला। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो पढ़ लेना इनको भी। ठीक है, भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री होता है। ठीक है, भारत में प्रथम सरकारी निगम बना था। देखिए, सबसे पहले भारत में सरकारी निगम जो है बना था, वो कौन बना था? रिजर्व बैंक। कौन बना था? रिजर्व बैंक, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग नहीं है? संवैधानिक आयोग कौन सा नहीं है, आपसे पूछा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई कौन सा ऐसा आयोग है जिसका संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक है भाई, तो योजना निर्वाचन आयोग का बिल्कुल है भाई, और मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग का जिक्र भी नहीं है भाई। ठीक है, और योजना आयोग का जिक्र भी नहीं है, वित्त आयोग का जिक्र है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3। 2 और 3 जो है हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, पहली वीडियो काफ़ी लंबी थी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा प्रशासन पर नियंत्रण हेतु आम नागरिकों का साधन नहीं है? तो कौन सा साधन नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है आम नागरिक नहीं ला सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द से बना है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है ये बना है ब्यूरो फ्रांसीसी शब्द से। ब्यूरो का एक प्रकार का फ्रांसीसी शब्द है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न काल जो कि प्रशासन पर नियंत्रण रखने का अचूक शस्त्र है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो वही क्या है भाई? प्रश्न काल। प्रश्न काल किस में होता है? व्यवस्थापिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निगम भारत से संबंधित नहीं है? भारत से संबंधित कौन सा नहीं है? प्रतिरक्षा पूर्ति निगम, ये हमारे देश का नहीं है, तो राइट आंसर होगा डी। प्रबंध में कर्मानुमान का सिद्धांत किसने दिया है? टेलर ने दिया है मेरे भाई। किसने दिया है? कार्यानुमान का सिद्धांत दिया है टेलर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक कल्याणकारी राज्यों के निर्माण, कार्यों की अधिकता तथा संचार साधनों के विकास के कारण जिसकी उपयोगिता बढ़ी है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्थानीय कार्यालय कहते हैं भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञों की एक समिति जिसे स्वेच्छा से सलाह देने के लिए कहा जाता है, क्या कहलाती है? देखिए, स्वेच्छा से जो सलाह देने वाली समिति होती है उसको कहते हैं सलाहकार समिति। क्या कहते हैं? सलाहकार समिति कहते हैं भाई, एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में नौकरशाही का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है?
तो नौकरशाही का प्रयोग वर्तमान में दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में किया जाता है। किसने कहा था कि नौकरशाही एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसका नियंत्रण पदाधिकारियों के हाथों में इतना अधिक रहता है कि उनकी शक्ति सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता को भी संकट में डाल देती है। ये बात कही है प्रोफेसर लास्की ने। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए। नौकरशाही में समस्त कार्य डैश डैश होते हैं और इनके लिए डैश डैश आवश्यक होता है। तो खाली स्थान में क्या होता है भाई? विशेषीकृत प्रशिक्षण। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए। आधुनिक नौकरशाही का कार्य संचालन किन के माध्यम से होता है? किसका भाई? आधुनिक नौकरशाही का संचालन ये होता है भाई लिखित दस्तावेजों या फाइलों के द्वारा। नौकरशाही में सुनिश्चित सत्ता का विभाजन किसके अनुसार होता है? देखिए नौकरशाही में जो है ओहदे के अनुसार सत्ता का विभाजन होता है। ठीक है भाई, नौकरशाही में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? देखिए नौकरशाही में किया जाता है मेरे भाई प्रशासकीय या कानूनी नियमों के आधार पे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं तो याद रखने हैं। संरक्षण नौकरशाही का दूसरा नाम क्या है? संरक्षण नौकरशाही का दूसरा नाम है लूट पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सार्थक रूप से वेबर ने नौकरशाही के किस मॉडल पर बल दिया था? तो मशीन मॉडल पर बल दिया था। वस्तुतः प्रोफेसर वेबर यह देखना चाहता था कि संगठनों की व्याप्त आधुनिक जटिलता का विस्तार कहाँ तक किया जाता है? तो राइट आंसर होगा भाई समस्याओं के समाधान में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही की बुराइयों में निम्नलिखित में से कौन सी बुराई सत्यता को प्रकट करती है? तो ये सभी क्या है? सारी बुराई है। जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा करना, श्रेष्ठता की भावना और साम्राज्य की रचना, ये सभी क्या है? ठीक है, बिल्कुल एकदम। आगे बढ़ते हैं। 100 में से 99 मामलों में वह मंत्री की राय मान लेता है और नियत स्थान पर हस्ताक्षर कर देता है। कौन कर देता है? यह बात किसने कही है? यह बात कही है रैमजे मेयोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नौकरशाही में यदि आधुनिक अध्ययनों पर दृष्टि डाली जाए तो क्या ज्ञात होता है? देखिए यदि हम नौकरशाही पर आधुनिक अध्ययन करते हैं तो क्या पाते हैं? अप्रत्याशित अनुक्रिया पर अधिकतम प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 68। संगठन के गतिविधियों की संगठन संगठनिक नियंत्रण के लिए स्वतंत्र चरों या प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम मानवीय व्यवहार के नाम से जानते हैं। तो क्या नाम होता है इस प्रक्रिया का? ये होता है मशीन मॉडल। क्या होता है? एक प्रकार का मशीन मॉडल। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी का जो हमारा अध्यक्ष होता है उसके राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एक प्रकार का स्टाफ अभिकरण है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई चैनल को। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक नौकरशाही की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्लेटो नहीं है। एम एफ मार्क्स द्वारा कितने प्रकार की नौकरशाही बताई गई है? तो 4 प्रकार की बताई गई है। किसके द्वारा? एम.एफ. मार्क्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का आलोचक नहीं है? तो मैक्स वेबर इसकी आलोचना नहीं करते। फ्रेडरिक द्वारा कितने प्रकार की बताई गई है नौकरशाही? ये बताई गई है मेरे भाई 6 प्रकार की। देखिए एम.एफ. मार्क्स के द्वारा 4 और फ्रेडरिक के द्वारा 6। याद रखेंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की बुराई नहीं करता? नौकरशाही की बुराई कौन नहीं करता? जनता के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार। ओके, प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का न्यूनतम प्रभावी माध्यम क्या है? लोक मत की अपील करना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यदि व्यवस्थापिका द्वारा निम्नलिखित कानून संविधान के विरुद्ध है तो इसे उस कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार किसको है? देखिए भाई ये जो अधिकार है ये है न्यायपालिका को। किसको है? न्यायपालिका को है। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है आपसे पूछा है। देखिए इसमें जो गलत बात है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय स्वयं ही न्यायिक पुनरावलोकन के लिए मामले अपने हाथों में ले सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि ये पावर किसकी है? जबकि ये पावर किसकी है? हमारी राष्ट्रपति जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जन प्रत्यायोजन लिखित रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यदि जन प्रत्यायोजन को हम लिखित रूप में करते हैं तो इस बात को हम क्या कहते हैं? औपचारिक प्रत्यायोजन। क्या कहते हैं? औपचारिक प्रत्यायोजन। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को किन क्षेत्रों में प्राप्त नहीं है? तो ये जो हमारे सभी क्षेत्र हैं इन पर जो है उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रजातंत्र में भर्ती का सिद्धांत होना चाहिए। देखिए प्रजातंत्र जो होता है इसमें जो भर्ती होनी चाहिए वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं भाई। जब उद्देश्य होता है कि मूर्खों को बाहर रखा जाए तो ऐसी भर्ती को क्या कहा जाता है? देखिए जब मूर्खों को बाहर रखा जाता है तो ऐसी भर्ती को हम क्या कहते हैं? स्वच्छ एवं पारदर्शी। बिल्कुल सही बात है भाई। लोक सेवा में प्रवेश पाने के लिए 2 प्रकार की अर्हताएं रखी जाती है। लोक सेवा में कौन कौन सी होती है भाई? एक तो हमारी होती है विशेष अर्हता पूछिए आपसे तो अनुभव होती है भाई। यदि हमें लोक सेवा आयोग में एंट्री करनी है तो अनुभव हमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक प्रवृत्ति परीक्षा में
परीक्षार्थी किस चीज़ का परीक्षण होता है? देखिए, जैसे हमारा पेपर होता है तो ये क्या करते हैं, हमारी बुद्धि का टेस्ट करते हैं, तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है। राज्य का महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? कोष भी होता है, बुद्धिमान राजा भी होना चाहिए और सेना भी, तो राइट आंसर होगा ये सभी। लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका अपना नियंत्रण किसके माध्यम से लागू करती है? किस पर भाई? लोक प्रशासन पे, तो कार्यपालिका के द्वारा करती है। मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? कठोरता। ठीक है। एमएफ मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का सही लक्षण कौन सा नहीं है? तो क्षेत्राधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रतिबद्ध अधिकारी तंत्र से तात्पर्य लोक सेवक के किसके प्रति संबद्धता से है? तो राइट आंसर होगा भाई सेवा की आचार संहिता के प्रति। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नौकरशाही दोषों को दूर करने का उपाय नहीं है? तो राइट आंसर होगा भाई आकार में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यह नौकरशाही का वह रूप है जिसे लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर नहीं, वरना नियोक्ता प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंध के आधार पर की जाती है। यह लक्षण किसका है? संरक्षण नौकरशाही का है भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय संस्थाओं का स्थापना का कारण नहीं है? तो राइट आंसर होगा दोहरेपन की संभावना। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो भाई क्षेत्रीय सेवाओं में संगठन के विभिन्न नमूने में छोटी भुजाएं लंबी उंगलियां किसके द्वारा प्रतिपादित है? यह लूथर गुलिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नौकरशाही में मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह बात किसने कही है? यह बात कही है रैमजे मेयोर ने। किसने नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक में सिविल सेवकों की कठोर आलोचना की है? तो लॉर्ड हार्वर्ट ने। ठीक है। इनमें से कौन सी लोक निगम की विशेषता नहीं कही जा सकती? तो कौन सी नहीं होगी? संसद की कार्यपालिका का कठोर नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं भाई। स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना के कारण इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा भाई 1 2 3। पढ़ लेना भाई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बाकी मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेनी है। इनमें से कौन सा संसदीय प्रणाली की अध्यक्षात्मक प्रणाली में मुख्य अंतर को स्पष्ट करता है? तो कौन करता है भाई? कार्यपालिका की शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ठीक है। तो कानून बनाने में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह लक्षण नहीं है संसदात्मक व्यवस्था का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। किस समिति आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने कही थी लोकायुक्त पद के बारे में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नौकरशाही लोक सेवाओं के दोषों और संकेतों को करती है। साधारणतः इसे यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि नागरिक सेवा में कर्मचारी के दोष गिरे हैं। तो लाल फीताशाही क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर डब्ल्यू गोल्डन के मॉडल में क्या मुख्य विशेषता प्रकट हुई है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? सारे के सारे तथ्य जो है ये उनकी विशेषताओं में से लिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा डी वाला भाई। ठीक है। निरीक्षण समीपता भी होता है, संगठन की नियंत्रण नैतिकता भी होता है, और संगठनिक ढांचे को बनाए रखने के लिए नौकरशाही नियमों का निष्कर्षण। ठीक है। सारे के सारे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रोफेसर पी सेल्जिन ने अपने मॉडल में कौन सी बात प्रकट की है? तो ये सारे के सारे इनके मॉडल की बातें हैं, तो राइट आंसर होगा डी वाला भाई। ठीक है। पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरशाही में निर्णय तकनीकों के लिए किसका सहारा लिया जाता है? निर्णय तकनीकी के लिए लिया जाता है विभागीयकरण का सहारा। किसका भाई? विभागीयकरण का सहारा लिया जाता है भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। सामान्य स्टाफ का उदाहरण सारे के सारे हैं भाई। कैबिनेट सचिवालय क्या है? सामान्य स्टाफ, प्रधानमंत्री कार्यालय और संगठन तथा पद्धति संभाग, तो राइट आंसर होगा भाई ये सभी। आगे बढ़ते हैं 107 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था है? तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश विद्वानों ने विभागीय संगठन का सर्वोत्तम आधार किसको माना है? तो कार्य को माना है। किसको? कार्य को। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो गलत बात कौन सी है इनमें? विभाग केवल आकार के आधार पर भिन्न होता है, ये बात क्या है? एकदम से झूठ है भाई, यानी कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। एक और यह है न्यायपूर्ण, एक और यह तो न्यायपूर्ण, सक्षम एवं कार्यकुशल भी साथ ही अनुत्तरदायी और अधिकारयुक्त थी। यह किसके बारे में बात कही गई थी? अभिभावक नौकरशाही के बारे में। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौकरशाही के दोष को दूर करने में कौन सहायक होता है? तो राइट आंसर होगा सारे के सारे, ये सभी। ठीक है भाई। सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्रदत्त व्यवस्था में कमी और शिकायत निवारण व्यवस्था, राइट आंसर होगा भाई तीनों। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएंगे तीनों। ठीक है। कौन नौकरशाही व्यवस्था में आकार एवं कार्य की मात्रा में कोई संबंध नहीं होता? यह बात किसकी है? यह बात कही है पार्किंसंस ने। ठीक है। ये नियम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवकों के प्रशिक्षण में उद्देश्यों पर विचार करने के लिए 1944 में कौन सी समिति बनाई गई? तो एसेंटन समिति। इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। योग्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है, तो रूढ़िवादी प्रकृति नहीं है।
लूट प्रथा का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में लूट प्रणाली का प्रचलन रहा है? तो अमेरिका में रहा है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके। एफएम मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का प्रकार नहीं है? तो नौकरशाही क्या है भाई? अभिजन नौकरशाही होती होती नहीं है, तो अभिभावक नौकरशाही होती है, जातीय होती है और गुण आधारित होती है। तो राइट आंसर होगा भाई सी वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्र नियामक आयोग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा भाई इनके निर्णयों पर राष्ट्रपति विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया? नहीं पूछा है, तो 1978 में नहीं किया गया। निम्नलिखित में विशेषताओं का संबंध है। देखिए विशेषताओं का संबंध किससे है भाई? देखिए राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर है भाई डी वाला। डी वाला ये है भाई आपका स्वतंत्र नियामक आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। प्रथम स्वतंत्र नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है भाई। 1857 में अमेरिका में हुआ था प्रथम नियामकीय आयोग की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 121वां क्वेश्चन, लोक उद्यमों का प्रबंध किस प्रकार के संगठन द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संचालन में भी और संयुक्त में भी और लोक निगम में भी। तो राइट आंसर होगा इन सभी के द्वारा। निम्नलिखित विशेषताओं का संबंध किससे है? देखिए जो ये विशेषताएं होती है जैसे सार्वजनिक स्वामित्व, प्रशासकीय स्वायत्तता, मंडल द्वारा प्रबंध करना और वित्तीय स्वायत्तता, ये क्या है? एक प्रकार की लोक निगम की क्या है? विशेषताएं हैं जिसका संबंध लोक निगम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। लोक निगम का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा गुण नहीं होता? सरकार एवं निगम के मध्य बेहतर सहयोग। ठीक है, ये इसका गुण नहीं होगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। सरकारी विभाग के लोक निगम में भिन्नता है, तो राइट आंसर होगा इन सभी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विभाग के संगठन का आधार क्या है? प्रक्रिया। क्या होती है? प्रक्रिया। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई नियामक आयोग, नियामक आयोग जो है स्वतंत्र नियामक आयोग, ये जो है आपका किससे संबंधित है भाई? तो ये हो जाएगा भाई हमारा सूत्र अभिकरण से। किससे हो जाएगा? सूत्र अभिकरण से, यानी कि दो दो किस में है भाई? ए में और बी में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। निम्नलिखित में से विशेषताओं का संबंध क्या है भाई? ये है भाई एक विभाग की विशेषता। सारी की सारी भाई जितनी भी है पीडीएफ है पूरी, मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करना है। और भाई अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जीनियस विकास, जीनियस अंडर स्कोर विकास अंडर स्कोर 197। ये क्या है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं जाके। ओके, और अपना सवाल पूछ सकते हैं। उद्देश्य प्रक्रिया में व्यक्ति एवं प्रदेश आधार है, किस चीज़ का है भाई? संगठन एवं विभागीय दोनों का। इनका संबंध उन प्राथमिक उद्देश्यों से है जिनके लिए सरकार बनाई जाती है। एल डी वाइट ने इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस बात को? सूत्र अभिकरण कहा जाता है। भारत के लेखांकन एवं अंकेक्षण को पृथक किया जाता है, किसके द्वारा? 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ का कार्य नहीं है? तो भाई प्रत्येक जनता की सेवा। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्न में से कौन सा सहायक अभिकरण है? सहायक अभिकरण है भाई ए व सी। ए व सी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? डी वाला। आगे बढ़ते हैं भाई। अंकेक्षण प्रशासन पर नियंत्रण का कौन सा साधन है? तो भाई विधायी नियंत्रण है। ओके, शून्यकाल प्रशासन पर नियंत्रण का साधन क्या है भाई? विधायी नियंत्रण होना चाहिए, तो सी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की तीव्रता पर कम कर देता है? तो राइट आंसर होगा भाई ये सभी। ये सभी जहाँ को आपको दिखे आंख बंद करनी है और आंसर लगा देना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने भाई 136वां। निम्नलिखित का उद्भव देश को सुमेलित करना है। देखिए आपको यहाँ पर नौकरशाही दी गई है और उनका उद्भव किस देश से हुआ है आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो अभिभावक नौकरशाही कहाँ से जन्मी है? चीन से। कहाँ से जन्मी है? चीन से। तो चार किस में है भाई? चार है डी में पहला, तो राइट आंसर होगा डी वाला। आगे बढ़ जाते हैं। नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर का दृष्टिकोण किससे प्रभावित था? तो ये था भाई सामाजिक दृष्टिकोण से। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 138। ये है भाई 3E। 3E जिसको हम बोलते हैं प्रभावशीलता, कुशलता और मितव्ययिता। सतत ध्वनि है, ये क्या है भाई? एक प्रकार की नव सार्वजनिक प्रबंध है। ठीक है, पुलिस राज्य का अर्थ क्या होता है? पुलिस राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जो केवल नकारात्मक कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुलिस राज्य। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? अधिकारियों का सकारात्मक दृष्टिकोण। ओके, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों, सम्मतियों तथा
भावनाओं को पारस्परिक आदान प्रदान करता है। यह बात किसने कही है? न्यूमैन और समर ने। विभाग का अध्यक्ष यदि बोर्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम नहीं है? तो चयन, परिवेक्षण, परिवेक्षण, ये बात बिल्कुल एकदम से सही क्रम में आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 144, देखिए यहाँ पर आपको एक सूची दी गई है, आपको मिलान कर लेना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये क्या है भाई? भारत सरकार का प्रस्ताव है। तो राइट आंसर इसमें क्या है? पहले का बी। तो कौन से है भाई? पहले में ए में क्या है? दो। ए में दो किस में है भाई? सी में है केवल। तो राइट आंसर होगा सी वाला भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई 145 की ओर। यहाँ पर भी आपको एक तरफ आयोग दिए गए हैं और दूसरी बार उनके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये भी आपको क्या करना है भाई? मिलान करना है। जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग कहाँ पर है भाई? आर्टिकल 280 में है। कहाँ पर है? आर्टिकल 280 में। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूपीएससी कहाँ पर? आर्टिकल 315 में। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग कहाँ पर है मेरे भाई? 324 में है। और बचा हुआ क्या है? नियंत्रक महालेखा, ये है 148 में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला, 2341, 2341 बी वाला। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर सूची दी गई है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि केंद्रीय लेखा परीक्षण एवं अ, लेखा परीक्षण विद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है मेरे भाई? ये हमारा शिमला में है। तो पहले का 3 किस में है भाई? बी में है भाई। ठीक है, बी में वैसे डार्क है, तो राइट आंसर होगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं भाई। स्टाफ लाइन अधिकरण आपसे पूछा है भाई, यहाँ पे भी आपको सूचियों को मिलान करना है। स्टाफ लाइन अधिकरण क्या है भाई? ये क्या है भाई हमारा? ये हो जाएगा हमारा एकदम से क्या पूछा है भाई? स्टाफ लाइन अधिकरण, ये क्या है? मूल उद्देश्य के लिए जवाबदेह है। तो भाई पहले का एक इसमें है, पहले का ये भाई किस में है भाई? ये रहा सी वाले में। ठीक है, तो राइट आंसर सी। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद के द्वारा यूपीएससी के कार्यों में वृद्धि की जा सकती है। लोक निगमों के उदय के कारण क्या रहे हैं? तो ये सभी जो कारण है लोक निगम के उदय के रहे हैं, आपको पढ़ लेने हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान को अखिल भारतीय सेवा की रचना के लिए आज्ञा देता है? यानी कि आपसे पूछा है कि अखिल भारतीय सेना, अखिल भारतीय सेवा किस में है? भारतीय अनुच्छेद में, सॉरी संविधान के अनुच्छेद में। तो राइट आंसर होगा भाई आर्टिकल 312। कार्यपालिका के कार्य, यह पुस्तक किसकी है? चेस्टर बर्नार्ड की है। इंपोर्टेंट। केंद्रीय सेवाएं ग्रुप सी की भर्ती किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भाई कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। ग्रुप सी की भर्ती है। लाल फीताशाही का संबंध किससे? नौकरशाही से। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय चिंतक थे जिन्होंने नौकरशाही को विस्तृत विश्लेषण का प्रयास किया? तो मैक्स वेबर थे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिगम कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। भारतीय संसद बजट में लेखा परीक्षक पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? तो लोक लेखा समिति से। किससे? लोक लेखा समिति से। क्वेश्चन नंबर 57, 157, प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित में से किन विषयों पर सिफारिशें दी थी? तो राइट आंसर होगा भाई सारों पर। कार्मिक प्रशासन पर भी दी थी सिफारिश, जिला प्रशासन पे भी और आर्थिक प्रशासन पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भाई थके तो नहीं हो? बिल्कुल भाई थके नहीं हो। ओके, थकना भी नहीं है भाई। ओके, पढ़ते रहना है बस। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का संगठन किया है? तो योजना आयोग के स्थापन पर कौन बना था? योजना आयोग के स्थान पर बना था नीति आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। लोक सेवा की परीक्षाओं में सुधार हेतु 1988 में किस समिति का गठन किया गया? तो सतीश चंद्र समिति का। ओके, आगे बढ़ जाते हैं भाई। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्तिकरण प्रबंध विभाग किस मंत्रालय द्वारा भाग में है? ये है भाई वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बजट संबंधी किस कार्य को करता है? बजट से संबंधित कौन सा कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बजट का लेखा परीक्षण कौन करता है? महालेखा परीक्षक। ओके भाई, यहाँ पर आपको सूची दी गई है, सूची का आपको मिलान करना है भाई। ठीक है, तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति क्या करती है भाई? ये करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो प्राक्कलन समिति क्या करती है? प्राक्कलन समिति करती है भाई प्रशासन में मितव्ययिता तथा कार्य कुशलता लाने के लिए लोकसभा को सुझाव। तो 2-3 किस में है भाई? 2-3 हमारे बी में है। तो राइट आंसर होगा बी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग किस में है भाई? आपसे पूछा है, तो राज्य वित्त आयोग 243 आई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई 164 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लोक कर्मियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है? तो पद नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसकी रचना है? इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये है मैक्स वेबर की किताब। ऑप्शन नंबर ए। सिविल सेवाओं की अनामता का संबंध किससे है? तटस्थता के सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं भाई। ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थाओं के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए अनिवार्य प्रावधानों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, तो सही कौन सा नहीं है? सांसदों तथा विधायकों को ग्रामीण स्थानीय निकायों में मतदान का अधिकार देना, ये बात बिल्कुल गलत है।
तो राइट आंसर होगा भाई ये वाली। ठीक है, देखिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके 5 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ। ठीक है, ये थोड़े बड़े हैं तो इनको पढ़ लेना है अपने आप। ओके, 170, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक संगठन जो अपनी त्रुटियों से सीख लेकर अपने व्यवहार में संशोधन नहीं कर सकता। तो राइट आंसर किसने कही है ये बात? एम क्रोजियर ने कही है। ठीक है, लाल फीताशाही को किसने नौकरशाही का अनिवार्य दोष बताया है? तो ये बताया है वाल्टर वेजहोल्ट ने। ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है? ग्रेप वाइन ये शब्द जो है हमारा संचार से संबंधित है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे जो है तीसरी यूनिट समाप्त होती है, चौथी यूनिट हमारी बची हुई है, तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो जो बच्चे यहाँ तक जुड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम आपके मेहनत को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। ठीक है भाई, देखिए जो आप पढ़ रहे हैं आप उन बच्चों से तो अलग हो जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो समय के समय पढ़ के जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि भाई हमारी बैक लग गई। भाई जब पढ़ोगे नहीं तो बैक तो लगेगी ही। तो अगर आपको पढ़ना है भाई, उन बच्चों से आगे निकलना है, तो भाई इन क्लासेस को आपको देख लेना है। ठीक है भाई, चलिए। श्री लालू प्रसाद यादव ने कितनी बार रेल बजट प्रस्तुत किया था? तो 6 बार। ठीक है, भर्ती की योग्यता प्रणाली से पूर्व कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? तो भाई पद बिक्री की थी, लूट प्रणाली थी और संरक्षण प्रणाली। तो राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है भाई, तो भाई थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो इनको जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं भाई। ठीक है, भर्ती जिस व्यवस्था में उपलब्ध सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? खुली भर्ती। जिसमें सभी आते हैं खुली भर्ती कहते हैं। सरकारी पदों पर की जाने वाली भर्ती की व्यवस्था का कौन सा गुण नहीं है? तो संवेदनहीनता। राइट आंसर डी। इनमें से किसको स्टाफ की कार्य कुशलता की कुंजी समझा जाता है? तो परीक्षण को। ठीक है, परीक्षण का मूल उद्देश्य कर्मचारी को अपने कार्य के प्रति दक्ष बनाना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। पदोन्नति से क्या अर्थ है? पदोन्नति का मतलब क्या होता है भाई? पद स्तर, सम्मान, कार्य एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाना। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है भाई? प्रमोशन होता है। आगे बढ़ते हैं। भर्ती की जिस प्रणाली में केवल उन प्रत्याशी को ही अवसर प्रदान किया जाता है जो पहले ही सेवा में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं पदोन्नति भर्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान व्यस्त रहता है। देखिए भाई, तो राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, प्रशिक्षण, प्रकाशन और शोध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवा में भर्ती से पूर्व किस प्रकार की परीक्षण की आवश्यकता होती है? तो प्रवेश एवं प्रशिक्षण की। इंग्लैंड में भर्ती की योग्यता प्रणाली को कब प्रारंभ किया गया था? 1855 में। इंपोर्टेंट। भारत में योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती के जनक कौन है? मैकाले है। कौन है? मैकाले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में योग्यता प्रणाली आधारित भर्ती व्यवस्था को कब अपनाया गया? तो सन 1887 में। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका में भर्ती की योग्यता प्रणाली को राष्ट्रपति की हत्या के बाद अपनाया गया। इसकी हत्या हो गई थी गैरफील्ड की। भारत में भर्ती की योग्यता पर आधारित प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? भारत में जो है 1921 में अपनाया गया था भर्ती प्रणाली को। तो राइट आंसर होगा ए वाला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कौन सी पदोन्नति का उदाहरण है? पदोन्नति का उदाहरण है भाई, एक प्रवक्ता को वरिष्ठता के आधार पर विभागाध्यक्ष नियुक्त करना। ओके, ये क्या है? एक प्रमोशन का कारण है। क्या होता है जब उचित पदोन्नति व्यवस्था नहीं होती? तो क्या नहीं होता भाई? ए व बी दोनों। कर्मचारी का मनोबल टूट जाता है और कर्मचारी में असंतोष और अकुशलता का संचार हो जाता है। तो ये दोनों काम हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा भाई ए व बी। अमेरिका में लोक सेवा भर्ती की न्यूनतम अधिकतम आयु कितनी है? तो भाई कोई सीमा नहीं है वहाँ पे, कोई लिमिट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व में फ्रांस में रिक्त पदों को उन लोगों को दिया जाता था जो उन पदों की ज़्यादा से ज़्यादा बोली नीलामी में दे सकते थे। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? पदों की बिक्री। यानी कि आप सीधे सीधे पदों को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। ओके, पदों को सीधे सीधे आप क्या कर रहे हो भाई? सेल कर रहे हो। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए मैं देख रहा हूँ कि भैया आपकी वीडियो कितनी लंबी हो गई, 38 मिनट की हमारी वीडियो हो गई। तो चलिए 5-7 मिनट और पढ़ लेते हैं, बाकी देखेंगे भाई आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। किसी प्रणाली में समस्त कार्मिकों को पद से हटा दिया जाता है और जीतने वाली पार्टी के चेहते को शासन स्थान दे दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लूट प्रणाली में। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। आधुनिक युग में प्राय सभी देशों की भर्ती प्रणाली पूर्ण प्रदान करती है। तो किसको? योग्यता प्रणाली को। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय संविधान की जिस धारा में राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वे उचित समझे तो पदों को चयन को लोक सेवा आयोग के क्षेत्र अधिकार से दूर रख सकते हैं। तो वह क्या है भाई? 320। क्या है? 320 राइट आंसर। ओके, धारा 320। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भर्ती के लिए साक्षात्कार की सर्वप्रथम
कहाँ पर अपनाई गई थी? देखिए, साक्षात्कार की विधि सबसे पहले ब्रिटेन में। मैकाले को भर्ती की किस व्यवस्था का जनक माना जाता है? लिखित परीक्षा का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। भर्ती की जिस व्यवस्था में प्रत्याशी के ज्ञान, शैली, विचारधारा और अभिव्यक्ति और लेखन क्षमता का परीक्षण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निबंधात्मक लिखित परीक्षा। ओके भाई, देखिए हम 30 क्वेश्चन तक ही रखेंगे, बाकी भाई आपके इसमें जितने भी क्वेश्चन है तो भाई आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास में नहीं करना चाहता। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। किस प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि इसमें प्रत्याशियों द्वारा एक चयन परीक्षा में निजी विचारों पर आधार होता है? तो निबंधात्मक लिखित परीक्षा प्रणाली में। ओके, किस प्रणाली में भर्ती परीक्षा के लिए प्रत्याशी का मूल्यांकन उसके अनुभव और योग्यता के आधार पर होता है? तो राइट आंसर होगा भाई योग्यता और अनुभव मूल्यांकन कहते हैं। भर्ती की जिस प्रणाली में प्रत्याशी की किसी चीज़ को सीखने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्याशी का कार्य के प्रति रुझान। तो राइट आंसर होगा डी वाला। भर्ती संबंधी न्यूनतम शर्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पदोन्नति प्रणाली क्या होती है भाई? ये होती है योग्यता एवं वरिष्ठता के दोनों आधार पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके भाई, चलिए भर्ती की सामान्य योग्यताएं क्या होती है? लिंग होता है, नागरिकता होती है, अधिश्वास या निवास। तो राइट आंसर होगा ये सभी। 50 कर लेते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भर्ती की विशिष्ट योग्यताओं को इंगित करता है, तो अनुभव भी करता है, आयु, शिक्षा और वैयक्तिक गुण। तो राइट आंसर होगा भाई ये सभी। ठीक है, चलिए भर्ती के लिए सामूहिक वाद विवाद की विधि को कौन सेवाएं बल प्रदान करती है? तो सुरक्षा सेवाएं करती है। प्रशिक्षण का अर्थ एक नए कार्य के अभिनवकरण, वर्तमान काल के लिए ज्ञान कुशलता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्व के लिए तैयारी है। ये विचार किसका है? मेडल के हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। हम प्रशिक्षण की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि वह प्रबंध द्वारा किया गया सचेत प्रयास है जो कर्मचारियों को अपना कार्य सीखने और समझना अब उपजीविका संबंधी विकास करने में सहायता निर्देशित करता है। यह बात किसने कही है? मेडल ने कही है। ठीक है, प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य कर्मचारी को अपने कार्य के प्रति क्या करना है? दक्ष बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। प्रशिक्षण प्रशिक्षण सचेत रूप से किया जाने वाला कार्य है जो किसी कार्य को सीखने के लिए साधन में प्रदान करता है। यह बात कही है प्रोफेसर प्रोटेक्टर एवं नूथन ने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत प्रशिक्षण के रूप में प्रदान किया जाना है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं भाई? इस विधि को कहते हैं पर्यवेक्षणीय अध्ययन विषय। ठीक है, प्रशिक्षण की अनेक विधियां कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित प्रदान करना। तो असंगत तथ्य कौन सा है? देखिए, सामूहिक विचार विमर्श। ये बात बिल्कुल एकदम अलग है इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 50 क्वेश्चनों के बाद आपके कम से कम 20-25 क्वेश्चन बच जाएंगे, तो आप उनको पढ़ लेना पीडीएफ से। ठीक है भाई, क्योंकि भाई क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं लंबी नहीं करना चाहता ज़्यादा क्लास। ठीक है, सामूहिक कर्मचारियों को सामूहिक तो यदि यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना है तो उनके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा? ठीक है, अनुचित रहेगा, सॉरी अनुचित कहा है, तो पत्राचार पाठ्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना है तो उसके लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? सेमिनार करना चाहिए, सम्मेलन, सामूहिक विचार विमर्श आदि। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण कम मूल्य पर घर बैठे ही प्रदान करना है तो कौन सा तरीका रहेगा? बढ़िया भाई, घर बैठे ट्रेनिंग देनी है तो रेडियो, टीवी, समाचार पत्र द्वारा प्रशिक्षण आप इनको दे सकते हैं। निम्नलिखित में से जो प्रशिक्षण द्वारा उद्देश्य नहीं दर्शाता उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं प्रशिक्षण द्वारा उसे व्यक्तिगत कार्यों को करने की सक्षम बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यदि कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना और प्रशासनिक कार्य को सही रूप से समझाने योग्य बनाना, तो ये क्या कहलाता है? आधारभूत। ठीक है, इनमें से कौन सा लोक संपर्क का उदाहरण नहीं है? लोक संपर्क का उदाहरण कौन सा नहीं है? जनता का तथा लोक कर्मचारियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना। लोक संपर्क एवं लोक प्रचार क्या है? एक दूसरे के पूरक है भाई। ठीक है, 48 की ओर बढ़ जाते हैं भाई। लोक संपर्क के मार्ग में मुख्य बाधा क्या आती है? जनता की उदासीनता, जनता की निरक्षरता और कार्यपालिका की जटिलता। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। आगे बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद से उसी प्रकार वह उन्हीं आधारों पर हट जा सकता है जो इसके समान है। किसके समान है भाई? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के समान। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने भाई। ठीक है, तो हम यहीं तक रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप सभी इस पीडीएफ को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आगे मुश्किल से आपके आगे कम से कम 20-25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो भाई इनको आप आराम से पढ़ लेना। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा भाई। ठीक है, तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए मैंने बताया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, मुझसे कुछ डाउट पूछना है, तो इसी वीडियो में
कमेंट कर सकते हैं। और आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं आपको ये भी बताना है भाई, ठीक है। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा आईडी मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भाई जीनियस जीनियस अंडर स्कोर विकास अंडर स्कोर 197, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, बेझिझक आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं मास्टर वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है और बढ़िया तरीके से इन क्लासेस का रिवीजन करते रहना है। जय हिंद दोस्तों।